अध्याय प्रीक्वल। नाशपाती के फूल ने जमीन को बंद कर दिया। दरवाजा बंद हो गया। कमजोर और कमजोर हो रहा था और आज खबर थी कि यूं के राजा के पास अपने नवजात बेटे को हवेली में छोड़ने के लिए, अनिच्छा से छोड़ने के लिए कोई विकल्प नहीं था। आप इसे अभी तक पकड़ने में सक्षम नहीं हैं। राजकुमारी कंसोर्ट बहुत संकीर्ण दिमाग वाला है, किसी को भी आपको छूने नहीं देता है। वो थूक और उसकी माँ और बेटा आंगन के सामने बैठ गए। उनकी नजरें लिनहुई पर रुक गईं और वे मंद मंद मुस्कुराए। इसके अलावा ऐसा लगता है कि लिनहुई को एक और छोटा भाई पसंद नहीं है, क्वैक हुआन ने दुखी होकर समझाया। मुझे पता है कि राजकुमारी अभी भी उस बात को अपने दिल में रखती है। लिनहुई अभी भी छोटी है और समझ नहीं पाती है। मैं समझता हूँ। बहन, एक मिनट रुको। वह मुस्कुराते हुए अंदर आई, फिर खुद ही बटर टी के 3 कटोरे लेकर आई। एक कटोरे में ऊपर से हरे और लाल कटे हुए फल छिड़के हुए थे, जो बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। उसने खुद ही इसे क्वैक हुआन को दिया। दूसरे कटोरे में अखरोट छिड़के गए और उसने इसे लिनहुई को दे दिया। तीसरा कटोरा बादाम मक्खन पुडिंग था, जिसे उसने बाद में खाने के लिए छोड़ दिया। वोंग थूक वापस वोंग फू के पिछले स्थान पर चला गया था। वे तीनों गर्मी की दोपहर के बीच में आंगन में बैठे थे। पानी लहरा रहा था। नाश्ते का आनंद ले रहे थे। झील के उस पार हवा की सरसराहट देख रहे थे, जहां केवल कुछ कमल के फूल बचे थे। लिनहुई ने बादाम मक्खन पुडिंग का अपना कटोरा खत्म कर लिया, फिर क्वाच हुआन के हाथ में हरे और लाल पुडिंग के कटोरे को घूरने लगी। गो हुआन ने एवोकैडो का पुडिंग को समाप्त कर दिया था, लेकिन वह कटा हुआ फल पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने आधे से अधिक को पीछे छोड़ दिया। उसे पीछे हटने के लिए और सुविधाजनक रूप से लिनहुई को पीछे की ओर ले गया। फिर उसके गाल को लोटस के पत्तों को देखने के लिए अपने गाल को दिखाया, जो उसके सामने एक हरे रंग के छंटे की तरह फैल गया था। उदासीनता से मुस्कुराते हुए, अन्यथा अगर आपकी बेटी अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए जन्म नहीं दे सकती है, तो वह तुरंत ही उसे कम करने के लिए तैयार हो जाएगी। और बिखर गए। तुम मुझे क्या खिला रहे हो? कुछ नहीं, बस कुछ हड्डियों का गोबर डाल दो ताकि तुम अपने बाकी जीवन में कभी जन्म न दे सको। दर्दनाक प्रसव के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किंवदंती में एक प्रकार की सुगंधित घास। पहाड़ों और समुद्रों के क्लासिक के अनुसार अस्थि गोबर का पौधा बाट्रुंग पर्वत में उगता है। इसकी पत्तियां लिली जितनी लंबी होती हैं। इसके तने प्लेटिकोडोन ग्रैंडिफ्लोरम जितने लंबे होते हैं। इसके फूल काले होते हैं, लेकिन वे फल नहीं देते हैं, और जो लोग उन्हें खाते हैं उन्हें बांझपन की समस्या होगी। उसने गो हुआन को देखा, अपनी कोमल मुस्कान को बनाए रखते हुए। उसकी आवाज इत्मीनान से इस समय बह रही ठंडी हवा की तरह थी। आप इतने सालों से किंग वान के साथ हैं। आपकी भावनाएं गहरी हैं, इसलिए मुझे एक आंखों की रोशनी के रूप में देखकर मैं सहानुभूति रख सकता हूँ। लेकिन अगर भविष्य में आपके बच्चे हुए तो यह मेरे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस पर विचार करने के बाद मेरे पास इस अंतिम उपाय का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी हम भविष्य में आपके और मेरे बीच की गलतफहमी को सुलझा सकते हैं, और हम में से प्रत्येक अपने भाग्य से खुश होंगे। तुम बहुत क्रूर हो। राजकुमार तुम्हें माफ नहीं करेगा। गो हुआन ने अपना पेट पकड़ लिया और जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आसपास की नौकरानियां बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी और केवल वे दोनों ही आंगन में रह गए थे। वांग शो ने इत्मीनान से अपनी पैंट का हेम उठाया और खड़ा हो गया। रेलिंग की ओर पीछे हट गया। गो हुआन के पेट को अनदेखा करते हुए, जो महसूस कर रहा था कि उसे चाकू से काटा जा रहा था, दर्द से कराह रहा था, केवल सामने कमल के तालाब को देखने में व्यस्त था, धीरे से कह रहा था, गो हुआन, अगर तुम बाकी सभी की तरह आज्ञाकारी और विनम्र होते
भले ही आपने अतीत में फोंगफी को वोंगफू को नुकसान पहुंचाने का आदेश दिया था, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह अफसोस की बात है कि तुमने मुझे फिर से छुआ। मुझे तुम्हें सिखाना होगा। तुमने गलत व्यक्ति को पाया। क्वैक हुआन भयंकर दर्द में था। ठंडा पसीना बह रहा था। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। केवल उसके गले में कराह थी। वांग शो अपने पीछे सिंदूरी खंभे के सहारे झुकी हुई थी। इत्मीनान से गर्मियों की दोपहर को निहार रही थी। और फिर उसे पिछले साल की उमस भरी वसंत की दोपहर याद आ गई जब वह पहली बार हवेली में दाखिल हुई थी। उस समय गो हुआन अनार के पेड़ के नीचे खड़ी थी, एक चमकदार लाल पोशाक पहने हुए, आकर्षक और दीप्तिमान। गो हुआन की कराहें अभी भी उसके कानों में सुनी जा सकती थी, लेकिन उसे यह संगीत की तरह लगा और वह हंसे बिना नहीं रह सकी। मैंने दुनिया की सारी क्रूरता का स्वाद चखा है और मुझे इसे खुद करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। तुम औरतें जिन्होंने कभी हवा और बारिश का अनुभव नहीं किया, तुम कैसे जान सकती हो कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? उसकी आंखें क्वाच हुआन पर रुक गईं, उसे ध्यान से जांचते हुए। फिर वह तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराई, आकाश की ओर देखा। खुद को या दूसरों को नहीं जानते हुए मुझे भड़काने की हिम्मत करना वास्तव में मूर्खता है। बताओ, अगर मैं राजकुमार को अभी सब कुछ बता दूं, तो क्या तुम तब भी जीवित रहोगे या नहीं? आखिरकार असहनीय दर्द से राहत मिली। गो हुआन ने खुद को जमीन पर गिरा लिया और रोने लगा। जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जीवित रहो। अचानक उसके पीछे से एक बचकानी आवाज गूंजी, जो दो शब्द बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। वांग शो ने पलटकर देखा और पाया कि लिंग हुई पहले ही चुपके से अंदर आ चुका था। पिछले दरवाजे के सामने खाली मुंह खड़ा था। हकलाते हुए उसने फिर से दोहराया, जीवित रहो। 4 साल के बच्चे ने पहली बार बोलने के लिए अपना मुंह खोला और वे दो शब्द कहे। वांग शो ने उसे घूर कर देखा। यह बच्ची सिर्फ 4 साल की थी। उसका चेहरा गोल और आंखें बड़ी थीं। जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखों में एक जन्मजात जिद दिखाई दी जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। कुछ बच्चे इतने जिद्दी क्यों पैदा होते हैं? ठीक वैसे ही जैसे जब वह तुएत सैक से बाहर निकली थी। छोटी लड़की रोई और सिसकियाली, फिर भी उसे ऐसी आंखों से घूरती रही जो मानो जीवन भर के लिए उकेरी गई हों, बिना एक बार भी पलक झपकाए। उस पल में वोंग थूक ने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया, छोटी लड़की की आंखों से बचते हुए। उसका दिल, जिसे उसने सोचा था कि कठोर हो गया है और अब उसे हिलाया नहीं जा सकता, अचानक सिकुड़ गया, जिससे उसके पूरे शरीर में दर्दनाक रक्त बहने लगा। उसने अपना हाथ उठाया, नौकरानियों को संकेत दिया जो अभी अभी लिन हुई को पकड़ने के लिए दौड़ी थी। क्वच हुआन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ताकत कहाँ से मिलेगी। वह लिन हुई को रोकने के लिए आगे बढ़ा, मानो वह उस पर झपटना चाहता हो। मुझे मत छुओ, वांग शो ने गुस्से में गो हुआन का हाथ झटक दिया और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम अब भी जीना चाहते हो तो अपनी बेटी को वापस ले जाओ। उसका पेट अभी भी दर्द कर रहा था और उसे नौकरानियों ने घसीटा। गो हुआन दिल टूटा हुआ और हताश था। उसने अपने दांत पीस लिए और धीरे धीरे लिंग हुई को दरवाजे तक ले गया। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वांग यू बाहर से अंदर आ रहा है। वांग यू ने केवल उन दोनों को देखा और फिर वांग शो की ओर मुड़ा। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं कुछ चीजों को व्यवस्थित करने के लिए वापस जाऊंगा। मुझे रात भर महल में रहना पड़ सकता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके बगल में लिंग हुई ने वांग यू की आस्तीन पकड़ ली और अपने पिता की ओर देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। वांग यू हैरान था और अपनी बेटी की ओर देखा जो अभी भी बोल नहीं पा रही थी। वह जी सकती है, लिन हुई ने स्पष्ट रूप से कहा। क्या?
पहले तो वान के राजा को कुछ भी स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। उसने शांति से क्वाच हुआन के पीले चेहरे पर नजर डाली, फिर अपने पहले जन्मे बेटे को देखने के लिए नीचे झुका और आश्चर्य से पूछा, लिना हुए पहले से ही बात कर सकता है? तुमने अभी क्या कहा? जीवित। लिन हुए ने फिर दोहराया। उसे समझ में नहीं आया कि उसने क्या कहा, लेकिन फिर भी वह अपने पिता को दिखाते हुए मुस्कुराया। राजा उसकी प्रशंसा कर पाता, इससे पहले ही कोई बाहर से आया। महाराज, महारानी, महाराज का निधन हो गया है। यून का राजा चौंक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह अचानक खड़ा हो गया और पूछने के लिए अपना मुंह खोला। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, बाहरी कमरे में पदचाप की आवाज सुनाई दी। हिजड़ा खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ा, रोते हुए, और जल्दी से कहा, अभी महल से शाही रक्षक आ गए हैं। सिंहासन पर बैठने के लिए महल में आपका स्वागत करना चाहते हैं। सभी ने ओह कहा, वहां स्तब्ध खड़े होकर। खुशी और आश्चर्य एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लंबे समय तक कोई भी नहीं बोला। आंगन अचानक शांत हो गया। केवल लिन हुई अभी भी बड़बड़ा रही थी, मैं बच गई, मैं बच गई। इस बार मैं वास्तव में बच गई। यून के राजा ने अपनी बेटी को उठाया और उसे कई बार चुमा। 20 साल से ज्यादा समय से दबी चिंताएं एक पल में गायब हो गई थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आए। वांग शो उसके पास गया और शालीनता से झुककर कहा, बधाई हो महाराज। शो। उसने अपनी बेटी को नीचे उतारा और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं महल में प्रवेश कर चुका हूं। मैं महल के सारे मामले तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। अब से मुझे महल की हर चीज का ख्याल रखने के लिए तुम पर निर्भर रहना होगा। कृपया निश्चिंत रहो महाराज। यून के राजा के पास कुछ भी व्यवस्थित करने का समय नहीं था और वह तुरंत पलट कर चला गया। गो हुआन दरवाजे के सामने खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। पूरा यून वांग निवास खुशी से भर गया था। केवल गो हुआन उदास और निराश था। वांग शो ने गो हुआन को देखा। उसकी आवाज कोमल थी, जल्दी से वापस जाओ और अपना सामान पैक करो। महल में प्रवेश करने की तैयारी करो। कंसोर गो हुआन ने बिना सोचे समझे पलटकर कुछ शब्द कहने की कोशिश की। क्या तुमने मुझे बुलाया? वांग शो मुस्कुराया, अभी भी उसी कोमल और हानिरहित भाव के साथ। लेकिन ऐसा लग रहा था कि गो हुआन को आज ही पता चला था कि वांग शो उससे लंबा था। हर बार जब वह उसे देखता था तो वह स्वाभाविक रूप से नीचे देखता था। आप सबसे लंबे समय तक महामहिम के साथ रहे हैं। यह पद स्वाभाविक रूप से आपके लिए आरक्षित है। आप वांग शो की शांत अभिव्यक्ति को देखते हुए गो हुआन कांप उठा। उसकी आंखें डर से भर गईं। क्या यह हो सकता है कि आप वास्तव में मुझे राजकुमार के साथ रहने देने के लिए तैयार हैं? क्यों नहीं? वांग शो ने मुस्कुराते हुए गो हुआन की ओर आखिरी बार देखा। वैसे भी मुझे अभी भी आपको धन्यवाद देना है। अगर गो हुआन की लोगों को डराने की योजना नहीं होती तो वह इस योजना का मुकाबला कैसे कर सकती थी और जीवन और मृत्यु के बीच में दूसरे बच्चे के होने के संदेह को चतुराई से कैसे दूर कर सकती थी? वह 10 महीने तक सहती रही, जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो गया। बेशक बच्चे के लिए पुण्य जमा करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ होने पर बचने के लिए। इसके अलावा उसे गो हुआन को छोड़कर राजा यून के साथ रहने की परवाह नहीं थी। कम से कम एक महिला जिसका भागने का रास्ता बंद हो गया था, अब उसे कोई खतरा नहीं था। सबसे अच्छी बात यह थी कि वह उस आदमी से प्यार नहीं करती थी, इसलिए वह खुद को वहां रख सकती है, अपनी हथेली में सब कुछ के साथ खेल सकती है, केवल लाभ उठा सकती है, लेकिन चोट नहीं पहुंचा सकती।
चाहे वह महल में उपपत्नी हो, राजकुमारी हो या महारानी हो, यह सब उसके लिए इस दुनिया में मौजूद रहने का एक तरीका है। उसका वर्तमान जीवन एक उपयुक्त भूमिका निभाना है, एक शानदार और समृद्ध जीवन जीना है। जीवन इस बिंदु पर पहुंच गया है, वास्तव में एक खुशहाल और पूर्ण जीवन। उसका जीवन उसकी योजनाओं का पालन करता रहा है, बिना किसी विचलन के। वह महारानी बन गई, दुनिया की माँ, और इतने सालों से हरम पर हावी रही है, चाहे तूफान और हवाएं हों। सम्राट और महारानी स्नेही और बेहद परिपूर्ण हैं। कई सालों बाद एक बार पूर्व राजा यूं, वर्तमान सम्राट, ने एक बार उससे कहा, एशुओ, मेरे लिए एक पीपा बजाओ। यह वह गीत था जिसे सुनकर हम पहली बार मिले थे। उसने कढ़ाईदार रेशमी पोशाक पहनी थी, महल में कालीन पर बैठी, मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। मुझे पीपा शुरू से ही पसंद नहीं है, और इसे न बजाने के कई सालों के बाद मेरे हाथ पहले से ही सुन्न हो गए हैं। सम्राट आश्चर्यचकित था। ओह, आपको यह पसंद क्यों नहीं है? मुझे अभी भी याद है कि उस साल का पीपा गाना स्वर्गीय संगीत की तरह था, जो मानव दुनिया में शायद ही कभी देखने को मिलता है। उसने सम्राट की ओर देखा और मुस्कुराई। महाराज ने उसे हर तरह से प्यार किया। क्या मैंने उस दिन वास्तव में अच्छा बजाया था? क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय मैंने लोगों को मंत्रमुग्ध किए बिना संगीत बजाया, लेकिन इसके बजाय उन्होंने खुद को मंत्रमुग्ध कर दिया? उसका प्रश्न सुनकर सम्राट को उस वर्ष की स्थिति याद आ गई, लेकिन उसे केवल वह छवि याद आ सकी जिसमें वह पीपा पकड़े हुए मुस्कुरा रही थी। अंत में वह उलझन में था और उसके पास मजाक करने और कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वैसे भी, अगर मैं कहता हूँ कि यह अच्छा है, तो यह अच्छा है। उसने अपना सिर नीचे किया और बिना जवाब दिए मुस्कुराती हुई अपने हाथों को देखा। चेंग जिंगतू और जू से को छोड़ने के बाद उसने फिर से किसी भी संगीत वाद्ययंत्र को नहीं छुआ था। उसने अपने हाथों पर अपने कठिन पिपा अभ्यास के निशान मिटाने की पूरी कोशिश की। अब ये हाथ चिकने, मुलायम है और इनकी त्वचा जेड जैसी है, बिना किसी कठोरपन के। कोई नहीं जानता कि कई साल पहले चांद के नीचे एक अकेली दिया सारी रात मधुर धुनें बजाती थी, अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत साल समर्पित करके। एक पिपा गाना 100 दुष्ट महिलाओं से लड़ सकता है की उपाधि पाने के लिए। कोई नहीं जानता कि एक बार एक आदमी था जो बरसात की रात के बीच में आया था, उसके बालों की पिन लेकर सुबह होने तक गुलाब की झाड़ी के सामने इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही रात भर बारिश में भीगी हुई उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। कोई नहीं जानता था कि उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम ट्वीट सैक था, बिल्कुल बेर के फूल में बर्फ के टुकड़े की तरह, जिसे डर था कि सूरज की रोशनी पिघल जाएगी। आसमान में चांद के अलावा कोई नहीं जानता था।